टेस्ट में चैप्टर 16 होगा जितना हमने पढ़ लिया, और न्यूमेरिकल्स होंगे जितने हेड्स ऑफ इनकम हमने पढ़े हैं उनमें से। तो दिस विल बी योर टेस्ट। यानी चैप्टर 4 नहीं है टेस्ट में और चैप्टर 1 नहीं है टेस्ट में। ओके अच्छा, ये छुट्टियों का प्लान सुन लें। थर्सडे को ऑनलाइन वालों का लेक्चर अपलोड होगा वैसे, और आज ये थर्सडे ही है उनके लिए, इन्हें लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो वो हजरात भी, आप हजरात भी आज ये थर्सडे को चैप्टर 4 कर लें, फ्राइडे को ये कर लें, फिर सैटरडे को तो ईद होगी ना, हल्का काम रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर संडे को चैप्टर 6 पे टका के काम लगाइएगा, और मंडे को चैप्टर 16। अगर आपका दिल चाहे तो चैप्टर 16 को आप इधर शिफ्ट कर लीजिएगा क्योंकि ताज़ा पड़ा हुआ है, और चैप्टर 4 को नीचे ले जाइएगा। चलें ये कर लेते हैं शिफ्टिंग, 16 को इधर कर दें, 4 को इधर कर दें। तो इस तरह कुछ हमारा प्लान होगा, और रात को कुछ जूम मीटिंग करके डेली मैं आपसे पूछ लिया करूँगा कि हाँ भाई क्या जा रहा है। हाँ, सिग्नल नहीं होते, रिमोट एरिया में रहते हो, कबायली इलाका जात में। तो इस तरह हम इंशाल्लाह मूव करेंगे। मैं भी कोशिश करूँगा, मुझे याद आया तो मैं भी ये चैप्टर पढ़ लूँगा फ्राइडे को। मुझे आप याद करा दीजिएगा, संडे को चैप्टर 6 पढ़ लूँगा घर में। थोड़ा सा ज़रा आप भी उधर याद करे होंगे, मैं भी इधर पढ़ाऊँगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा काम। ये नरगिस पाजी वाला न्यूमेरिकल है, ये इंशाल्लाह हम अभी करते हैं। चैप्टर 16 में आ जाएं। पेज 368। कल हमने पढ़ा था कि बिजनेसमैन ने कौन कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। आज हम थोड़ा आगे मूव करने लगे हैं। जिस बंदे ने घर किराए पे दिया हुआ है, और जो बंदा सैलरी कमा रहा है, या जो बंदा कैपिटल गेन कमा रहा है, उसने कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। तो सैलरी कमाने वाले ने ना सैलरी सर्टिफिकेट संभाल के रखना है। सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये उसका एम्प्लॉयर उसको देगा। इस पे क्या लिखा होगा, आपकी सैलरी कितनी है और उस पर टैक्स कितना कटा। दो चीज़ें लिखी। जो बंदा घर किराए पे दिया हुआ है, वो किराए का एग्रीमेंट संभाल के रखे। अगर छोड़ दिया घर किराएदार ने, तो फिर किराया कैंसिल करने का एग्रीमेंट संभाल के रखे। और जो किराया मिला है उसकी रसीद संभाल के रखें, और जो खर्चे किए हैं उसका सबूत संभाल के रखें। 4 चीज़ें ज़बानी याद कर लें। नंबर 1, किराए का एग्रीमेंट, किराया टर्मिनेट होने का एग्रीमेंट, ये 2 चीज़ें अलग हो गई। किराए आय की रसीद संभाल के रखें, और जो खर्चे किए हैं उनका सबूत संभाल के रखें। भी किसने रिकॉर्ड रखने हैं, इनकम फ्रॉम। और आपको पता है खर्चे सेक्शन 15A में कौन से हैं। इंश्योरेंस, लोकल रेट, टैक्स, ग्राउंड रेंट, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट कलेक्शन चार्जेस, लीगल सर्विस अनपेड, ये खर्चे हैं। इन सब के आपने क्या संभाल के रखने हैं, सबूत, एविडेंस।
कैपिटल गेन वाले ने 3 चीज़ें संभाल के रखनी है, कॉस्ट का सबूत, कंसिडरेशन का सबूत और ख़र्चों का सबूत। खर्चे मिसाल के तौर पे कमीशन वगैरह नहीं होता, उस तरह के खर्चे, कॉस्ट का सबूत, कंसिडरेशन का सबूत और ख़र्चों का सबूत। कॉस्ट का सबूत, कंसिडरेशन का सबूत और खर्चों का सबूत। खर्चे भी होते हैं कैपिटल गेन के चैप्टर में, कमीशन आपने पे कर दिया शेयर खरीदने पे, मोहतरम कल तो ताकरात नहीं थी, अभी तुम्हें क्यों नींद आवे? अच्छा, डिविडेंड्स। अब ये डिस्कशन किसकी होने लगी है? इनकम फ्रॉम डिविडेंड में कोई लफ्ज़ होता है डिविडेंड वारंट, यानी एक सफ़ा होता है जिसमें लिखा होता है आपको इतना डिविडेंड मिला है, और ऑथर की, ये सारे वही अल्फाज हैं वो जो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़े थे, सब लीज, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एनओटी, प्राइस बॉन्ड, सारे वही अल्फाज हैं। डिविडेंड में डिविडेंड वारंट संभाल लें, रॉयल्टी में रॉयल्टी एग्रीमेंट संभाल लें, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी एग्रीमेंट यही है ना कि ऑथर को बुक्स की रॉयल्टी मिल रही थी, तो जिस पब्लिशर से उसने रॉयल्टी एग्रीमेंट किया हुआ था वो संभाल लें। प्रॉफिट ऑन डेट, इसमें पहले तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि डेट है कितना। डेट का मतलब होगा यहां लोन दिया, अगर एक बंदा इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है तो उसने लोन लिया होगा या दिया होगा? लोन दिया, नहीं लिया तो नहीं होगा, लोन दिया होगा। एविडेंस संभालें कि आपको जो इंटरेस्ट देने वाला लोन है वो कितना है, यानी लोन की अमाउंट का एविडेंस है, लोन का एविडेंस, प्रिंसिपल अमाउंट का एविडेंस है। इसी तरह एविडेंस संभालें इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का एविडेंस, और एक इंटरेस्ट का एविडेंस हो गया, एक आप एविडेंस संभालें कि आपका टैक्स कितना कटा है, या मिलता जुलता कोई सर्टिफिकेट आप संभाल लें। कई दफ़ा ना बैंक सर्टिफिकेट दे देता है कि हमने आपका टैक्स काट लिया है, लाइक सर्टिफिकेट मिलता जुलता इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, या बैंक स्टेटमेंट से दिखा दें ये चीज़ें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट से दिखा दें ये चीज़ें। और तीसरी चीज़ संभालें, अगर आपकी ज़कात कटी है, आपने शायद सुना हो बैंक में पैसे पड़े होते हैं तो बैंक ज़कात उसमें से काट लेता है, तो ये ज़कात अगर बैंक ने आपकी काट लिया तो इसका भी एविडेंस। तो 4 चीज़ों का एविडेंस आपने संभालना है, उधार का, इंटरेस्ट का, टैक्स का और ज़कात का, 4 चीज़ों का एविडेंस संभालना है। ग्राउंड रेंट कमा रहे हैं, या आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सबलीज दिया हुआ है, या आपने बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दिया हुआ है, या आपने कंसिडरेशन ली है फॉर विकेटिंग द पोजेशन ऑफ बिल्डिंग, तो अगर एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट संभाल लें, अगर एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है तो एग्रीमेंट कैंसिलेशन संभाल लें। एनओटी है तो फिर कितनी मिली है उसका सिर्फ सबूत, प्राइस बॉन्ड है तो फिर बताएं, 2 चीज़ें संभाल लें, प्राइस बॉन्ड में आपने कमाया कितना और आपका टैक्स कितना कटा। आप घर में थे, पंखे के साथ जाके ऊपर लग गए थे क्योंकि ज़मीन ख़जाने उगलने लगी थी, तो इसका फिर हुकूमत से आपने एग्रीमेंट किया था कि मेरे घर से सोना निकाल दो, हुकूमत आपको ही लेगी, आप ही सोने हो। अच्छा, अगर आपने लोन, एडवांस या गिफ्ट की ट्रांजैक्शन की है तो आप संभालें एविडेंस कि कैसे लोन आया है, क्योंकि क्रॉस चेक से आपको लोन दिखाना पड़ेगा, बैंकिंग चैनल से दिखाना पड़ेगा, और अगर आपने एविडेंस ना दिखाया क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल का तो समझा जाएगा लोन आपने एक दूसरे को किस फॉर्म में दिया है, कैश फॉर्म में दिया है। लेकिन आप क्रॉस चेक संभाल के रखें। क्रॉस चेक कैसे संभाला जाता है? क्रॉस चेक जब फाड़ के देते हैं तो चेक बुक पे थोड़ा सा सफ़र लगा रह जाता है, किसी ने देखे? चेक बुक पे चेक फाड़ते हैं थोड़ा सा, तो वो सब रिकॉर्ड संभाल के रखें अपना। अच्छा, खर्चे तो सारे माइनस करने की इजाज़त है अदर सोर्स में, एनी, यहाँ 15 एनी लगा था, ये तो सेक्शन 40 था,
जितने खर्चे हैं उनका रिकॉर्ड, खर्चों का रिकॉर्ड सबका संभाल के रखें। सेक्शन 40 था ये। अच्छा जी, अब उम्मीद है सारे हजरात तशरीफ़ ले आए होंगे। अब एक हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है कि इस चैप्टर में किस किस ने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। तो 3 लोगों ने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं इस चैप्टर में। बिज़नेस वालों ने जनरली जो भी बिज़नेस करे ये चीज़ें तो संभाल के रखे ही रखे, ये हमने कल पढ़ी थी। फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो बिज़नेस वालों ने संभाल के रखनी है। ये कंपनीज़ के लिए नहीं है, इंडिविजुअल एओपीज़ के लिए हैं। और सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स वाली बात हमने आज पढ़ी है। अब इसमें ना मैं इसके ऊपर डिस्कशन करने लगा हूँ, पॉइंट 2 के ऊपर। बिजनेसमैन हमारे कई किस्म के हैं। एक है प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, ये हमने कल पढ़े थे। एक है हमारे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और कमीशन एजेंट। ये लोग पता है कौन होते हैं? ट्रेडर वो होता है जो चीज़ें ख़रीद के बेच रहा हो, जनरल स्टोर जिसे कहते हैं आप लोग। और मैन्युफैक्चरर वो होता है जो चीज़ें बना के बेच रहा हो। असल में मैन्युफैक्चरर चीज़ें बना लेते हैं और ट्रेडर की दुकान पर उसने रखवा के बेचनी होती हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर खुद उसे देने नहीं जाता। तो मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर तक सामान पहुंचाने के लिए ये सारे मिडल मैन के तौर पर यूज़ होते हैं, वेदर भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और कमीशन एजेंट। तो इन लोगों का काम ये होता है कि ये लोग इससे सामान खरीद कर इसके पास बेचते हैं जाके, और अपना कुछ प्रॉफिट रख लेते हैं बीच में, या कमीशन रख लेते हैं, जो मर्जी हो। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड कमीशन एजेंट। और आपको मैंने मिसालें दी थी। डिस्ट्रीब्यूटर आपको नज़र आ रहे होते हैं, ये रिक्शा होता है भरा हुआ, वो निमकों से भरा हुआ, दाएं बाएं गिर रहे होते हैं। तो वो जो बड़े बड़े ट्राले जा रहे होते हैं सामान लेके, वो कौन होते हैं? वो मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, अपना कल ये पॉइंट्स थे कुछ, ज़रा कल वाले में जाके 2 का 3 ढूंढें। 2 का 3 तो ये नंबरिंग है। 2 का 3 मिल गई है। 2 का 3 नंबर तो मिल गया होगा ना, 3 मिल गया होगा। ज़रा पिछले से पिछले सफ़े पे आए तो 2 भी लिखा हुआ है, समझ आ गया? तो ये देखें ना, ये लिखा हुआ है 3 प्रोफेशनल्स के लिए, और 3 के पीछे है 2, 2 के पीछे है 1, और 1 के पीछे 2 है। तो ये 2 का 3 इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कल हमने जो पढ़ा था प्रोफेशनल्स के लिए, वो कौन सा पॉइंट था बोलें? 2 का 3। ये तस्वीर अभी लेने दूंगा मैं आपको। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और कमीशन एजेंट के लिए कौन सा पढ़ा था? 2 का 2। अगली बात आपने बड़े गौर से समझनी है, बहुत गौर से। नए टैक्स पेयर्स के लिए कौन सा पॉइंट है? 2 का 1। नए टैक्स पेयर्स के लिए 2 का 1। ट्रेडर 2 किस्म के हैं, या मैन्युफैक्चरर 2 किस्म के हैं। जिनकी बिजनेस इनकम 5 लाख से कम है, उन्होंने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं 2 के 1 के मुताबिक। वो काफ़ी कम रिकॉर्ड थे, सबसे कम वहाँ पढ़े थे हमने। और जो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जिनकी साल की इनकम 5 लाख से, उन्होंने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं 2 के। और होलसेलर, डीलर और कमीशन एजेंट ने भी 2 के मुताबिक रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में बता दें रूल, अगर इसकी इनकम 5 लाख से कम है तो 2 के 1 के मुताबिक, अगर इनकम 5 लाख से तो 2 के मुताबिक। ये पहली बात हो गई, और ये बात मेरी खत्म हो गई। अब एक छोटी सी तफसील है, वो बड़ी गौर से समझनी है। ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी साल की सेल 25 लाख से कम हो और उसका प्रॉफिट 5 लाख से कम हो। सेल किससे कम हो? 25 लाख। और प्रॉफिट किससे कम हो? ये क्या मतलब? सेल और प्रॉफिट में फर्क होता है? सेल तो ये होती है ना, कॉलेज वालों को जो आपसे पैसे आए, और प्रॉफिट होते हैं सारे कॉलेज के खर्चे माइनस करके।
भी नोट ना करें, ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी साल की सेल 25 लाख से और प्रॉफिट 5 लाख से, उसके लिए 2 का 1 है। ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी साल की सेल 25 लाख से कम हो और उसका प्रॉफिट 5 लाख से ज्यादा हो, उसके लिए 2 का। और ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनकी साल की सेल 25 लाख से ज्यादा हो, उनके लिए अलग पॉइंट है, 2 का 4। आप जरा सोचना है थोड़ा सा, ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनकी साल की सेल 25 लाख से क्या है, उनके लिए देखना पड़ेगा कि इनका प्रॉफिट 5 लाख से कम है या 5 लाख से। और ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनकी साल की सेल 25 लाख से ज्यादा है, उनके लिए आगे कुछ नहीं देखना पड़ेगा, उनके लिए एक पॉइंट लगेगा 2 का 4। अच्छा जी, एक मैन्युफैक्चरर आपको कहता है कि मेरी साल की सेल सिर्फ 23 लाख है, तो सेल बता दें किससे कम है, और इसका प्रॉफिट 5 लाख से कम है। देखते हैं जरा जाके, सेल 25 लाख से कम, सेल 25 लाख से कम, प्रॉफिट पॉइंट बता दें कौन सा लगेगा, 2 का 1। आप माशाल्लाह से लंबे कद के, इनका सर तो नहीं आ रहा इसमें ये नजर आने में, ओके। अच्छा थोड़ा सा इधर इधर बैठा करें, 2 का 1, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात भी, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाओ, हाँ जज़ाकल्लाह। आगे चलें, दूसरा मैन्युफैक्चरर है, इसकी सेल 25 लाख से कम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खर्चे इसके बहुत कम होंगे। इसने प्रॉफिट कितना कमाया, 5 लाख से ज्यादा, इस पे क्या लगेगा, 2 का 2। तो इधर क्या लग गया 2 का, इधर क्या लग गया 2 का 2। अच्छा एक मैन्युफैक्चरर ना हो रहा है, इसकी सेल जो है माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए अल्लाह, ये इसकी सेल है 3 मिलियन, क्या है जी 3 मिलियन इसकी सेल है। अच्छा प्रॉफिट वट एवर इट मे बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वट एवर इट मे बी, चाहे 5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हो चाहे 5 लाख से, इसका प्रॉफिट नहीं देखना क्योंकि ये बहुत अमीर इंसान है, इसकी सेल ही किससे ज्यादा है, इस पे कौन सा पॉइंट लगेगा, 2 का 4। ये नोट कर लें और उसकी तस्वीर खींचनी है। पॉज करें, ओके आगे चलें जी। अब इसकी तस्वीर खींच लें, ये मैं कोशिश करूंगा वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूं। कभी गए हैं वेबसाइट पे ज़िंदगी में, नो वाले भी ज़रा नो बोलें, नो कभी चले जाए ज़िंदगी में वेबसाइट पर। कर लेते हैं, पहले फ्रंट रोज वाले खींच लें फिर बैक रोज वाले खींच लें। अच्छा नीचे वाला पॉइंट तो आसान है, अब ज़रा एक अच्छी सी तस्वीर भी हो जाए, नीचे वाला पॉइंट मैन्युफैक्चर वाला ने छुपाया है, अब ज़रा एक अच्छी सी तस्वीर भी हो जाए जिसमें मेन चीज़ें तो कवर हो गई हैं ना। कितने का आ रहा है आजकल आईफोन, अच्छा कौन सा आईफोन, अच्छा आजकल कौन सा आया हुआ है, 15 आ रहा है, वो कितने के, चलो क्लास के बाद मिलना। अच्छा जी
छोटी गाड़ी से महंगा आ रहा है या छोटी गाड़ी से सस्ता आ रहा है? गाड़ी से सस्ता है। ओके, अब ज़रा ये अंग्रेज़ी पढ़िएगा, अंग्रेज़ों वाली अंग्रेज़ी। पेज नंबर 366। Taxpayers are required to maintain proper books of accounts, documents and records. Every taxpayer deriving income from, यानी कौन सी रिक्वायरमेंट्स, जनरल या स्पेसिफिक? जनरल। Every taxpayer other than companies deriving income under the income from, यानी इंडिविजुअल और एओपीस, सोल प्रोप्राइटर जैसे इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप्स, इंडिविजुअल्स, इनके लिए फिर आगे रूल है 2 का 1। अगर आपकी इनकम 5 लाख से या आप नए दुकानदार हैं तो 2 का 1। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है या आप क्या हैं, नए दुकानदार हैं, तो 2 का 1। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है या आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या कमीशन एजेंट हैं तो आपके लिए फिर 2 का 2। ये तो आसान। अगर आप ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं कि साल की सेल 25 लाख से, सेल बिजनेस इनकम नहीं, साल की सेल 25 लाख से, तो फिर तो आप बहुत अमीर असामी हैं, तो हैवी बंदे हैं, फिर तो 2 का 4। और आगे फिर सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर्स उसकी डिटेल शुरू हो जाती है। अच्छा जी, पेज नंबर 369। पेज नंबर 369 वो सवाल किया था नरजिस वाला, नरजिस। ओके, क्या कल घर में जिस वक़्त आप इस वक़्त बैठे होंगे तो क्या आपके आंसू निकल रहे होंगे उदासी में? मोहतरम जल्दी बताएं, आपके आंसू निकल रहे होंगे उदासी में कि नहीं निकल रहे होंगे? अच्छा, जनरल फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉर्म, जनरल फॉर्म के नाम से सवाल आएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बी केप्ट ऑन, बोलें, ये जो जितनी चीज़ें कल हमने पढ़ी हैं आप कहाँ रख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कंप्यूटर वगैरह पे रख सकते हैं। नेक्स्ट, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आप लोगों ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाने हैं, यानी अगर आपके पास फिक्स एसेट पड़े हुए हैं तो आपने उस पर IAS 16 लगाना है। सुना हुआ है IAS 16 कभी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मुझे तो लगता है आपने रिवैल्यूएशन तक पढ़ लिया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाने हैं और फिर आपने उन पे कंपनी लॉ भी लगाना है। ये आप FAR 2 के सिलेबस में लगाएंगे। जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज, उन्होंने क्या करना है, कंपनीज ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करने हैं और साथ क्या फॉलो करना है, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2017। ये पेपर में सवाल किस नाम से आएगा? जनरल फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगला सवाल है जी प्लेस। कहां रखनी है चीजें? अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप चीजें रख लें जहां आपका बिजनेस इज कैरिड ऑन। लेकिन अगर आपका बिजनेस कैरिड ऑन इन मोर देन वन प्लेस, एक से ज्यादा जगह आपका बिजनेस है, लाहौर में, गुजरांवाला में, बाटा की दुकान अलग है, हर जगह अलग है, फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप प्रिंसिपल प्लेस पे रख लें। प्रिंसिपल प्लेस कौन सी? हेड ऑफिस जहां पे आपका है, हेड ऑफिस रख लें। और एट ईच प्लेस, या हर जगह रख लें अगर सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड। अगर हर जगह आपने अलग अलग अकाउंटेंट हायर किया है और बहुत अमीर इंसान है आप, तो फिर आप हर जगह रिकॉर्ड रख लें, कोई मसला नहीं। फिर प्रिंसिपल हेड ऑफिस में रखना जरूरी नहीं है। फिर FBR वाले आपके लिए जगह जगह धक्के खाने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं, आप हर जगह रिकॉर्ड रखें। खैर है, उनके लिए ऑडिट करना मुश्किल होगा वैसे आपका, लेकिन आप हर जगह रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगली कौन सी इनकम है? अदर सोर्स। बिल्कुल नहीं, गलत बात कर रहे हैं, बोंगी मार रहे हैं।
बोंजे ने बोंजी मारी। भाईजान इनकम फ्रॉम सोर्स अदर देन बिजनेस का मतलब बताएं। बिजनेस के अलावा वाले सारे, अदर सोर्स के तो लफ्ज नहीं लिखा हुआ, फ्रॉम सोर्स अदर देन बिजनेस लिखा हुआ है। इसने कहां रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, और जल्दी बता दें कहां इसने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। घर 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 घर। अच्छा वैसे मुझे बताएं प्रॉपर्टी वाले ने कौन कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, किसी को पता हो? रेंट का एग्रीमेंट, रेंट टेनेंसी का एग्रीमेंट, अमाउंट रिसीव की रसीद और डिडक्शंस का एविडेंस। ये चार चीजें कहां संभाल के रखे? घर में संभाल के रखे। और जहां जहां आपने ये रिकॉर्ड संभाल के रखे हैं, द प्लेस जहां जहां आपने ये रिकॉर्ड संभाल के रखे हैं, इसको आप क्लियरली बताएं एफबीआर वालों को। ऑन टैक्स रिटर्न सबमिटेड टू एफबीआर, एफबीआर वालों को पता बताएं। अगर आपको मेरे रिकॉर्ड देखने हैं एफबीआर वालों, तो फलां जगह पे फलां गली में फलां हाउस नंबर के बाहर आके बेल कर देना, मैं या मेरा बच्चा बाहर निकल आएगा। द प्लेस वेयर द बुक्स आर कैप्ट, वो जगह जहां चीजें पड़ी हुई हैं, शेल बी क्लियरली स्टेटेड ऑन द टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न साल में कितनी दफा जमा करानी होती है? एक दफा जमा करवानी होती है। किसने जमा करवानी होती है? टैक्स पेयर ने जमा करवानी होती है। क्लियर? अच्छा जी, व्हाट इज ऑडिट? जांच पड़ताल। कि जितने आपने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, टैक्स वाले इनका क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। कि जितने आपने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। टैक्स वाले आपको कॉल करेंगे, कॉल करके कहेंगे भाई अपने रिकॉर्ड्स भेज दो। कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, हमें आपके रिकॉर्ड्स चाहिए। टैक्स वाले क्यों रिकॉर्ड्स मंगवाएंगे आपके? उन्होंने क्या करना होगा? और बोले उन्होंने क्या करना होगा रिकॉर्ड्स मंगवा के? ऑडिट करना होगा। अच्छा आजकल ज़माना बड़ा आगे चला गया है। इज़ इट पॉसिबल मे बी इलेक्ट्रॉनिकली आपको ऑडिट हो जाए? इट इज़ पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिकली आपको ऑडिट हो जाए। ऑडिट करने के बाद क्या होगा? वो इशू करेंगे आपको क्या? ऑडिट रिपोर्ट। बोलिए ऑडिट करने के बाद वो क्या इशू करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट। तो 3 स्टेप्स बता दें ज़रा। ये जो रिकॉर्ड्स हैं जितने कल से हम पढ़ रहे हैं, सेल डे बुक, परचेज डे बुक, गेट इनवर्ड का पास, गेट आउटवर्ड का पास, यानी चीज़ें सामान अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, रेंट एग्रीमेंट, रेंट टेनेंसी एग्रीमेंट, अगर घर किराए पे दिया हुआ, इंश्योरेंस का एविडेंस, ये सारे रिकॉर्ड्स क्यों हमसे रखवाए जा रहे हैं? क्योंकि ये मंगवाए जाएंगे। मंगवा के क्या होगा आपका? ऑडिट के बाद क्या इशू होगी? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद कॉमी may amend the assessment, आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा। ऑडिट होने के बाद आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा, क्योंकि हो सकता है ऑडिट होने से पहले ये लगे कि आप अच्छे बंदे हो, लेकिन ऑडिट होने के बाद पता चले कि आपने बड़ी गड़बड़ की हुई है। द कमिश्नर में अमेंड द असेसमेंट, आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा। एंड विल डिमांड टैक्स, और आपसे क्या मांगेगा? टैक्स मांगेगा। डन? अच्छा, अगर कमिश्नर ऑडिट सही तरह ना कर सके तो इन फ्यू केसेस सीए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट मे बी अपॉइंटेड। अगर कमिश्नर सही तरह से ऑडिट ना कर सके
तो फिर सीए या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाएगा, फिर वो आके आपको ऑडिट करेगा। वरना आमतौर पे कौन ऑडिट करेगा? कमिश्नर ऑडिट करेगा। अच्छा, एक और बात है 4 years वाली। वो बात ये होगी कि अगर आपका ऑडिट होना है या नहीं होना, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि पिछले 4 साल में आपका ऑडिट हुआ है या नहीं। अगर पिछले 4 साल में किसी एक साल भी आपका ऑडिट हो गया है तो फिर इस साल आपका ऑडिट नहीं होगा। पिछले 4 साल में किसी एक साल भी आपका ऑडिट हो गया है तो फिर इस साल आपका ऑडिट नहीं होगा। डॉगी आपको 5 बजे काटने आया, आपने कहा पिछले 4 घंटे में एक दफ़ा पहले भी काट चुके हो। वो डॉगी ने कहा सॉरी यार मैं भूल गया था, मैं चला गया। इस तरह की कोई बात है। अभी इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें होंगी, ये तो ऐसे हल्के सा टच दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब जो है वो इस किस्म की कोई बात करना चाह रहा है। बच्चे ने सर को कहा सर पिछले 4 मिनट में एक दफ़ा आप मेरी कर चुके हैं, तो अब एक बार गुजरने दें इतना टाइम, फिर अगली दफ़ा देख लेते हैं। लेकिन पिछले 4 मिनट में अगर एक दफ़ा आपने मेरी कर दी है ना तो फिर दोबारा ना कीजिएगा। तो अगर 4 साल में आपका एक दफ़ा बोलें, आज आप खड़े हैं और पिछले 4 साल में एक दफ़ा भी ऑडिट हो चुका है तो अब आज दोबारा ऑडिट नहीं होगा। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, छोटी छोटी करके लिख लें। काश के तेरे हार्ट में उतर जाए मेरी टॉक। मंडे को आप लोग वापसी कर लीजिएगा ताकि ट्यूसडे को पहले हमारी क्लास हो। ऑनलाइन वाले की तो वेडनेसडे को होगी। अगली बात ये आपसे करनी है कि आप लोग ये ज्यूम कीजिएगा कि ट्यूसडे को आई कैप का पेपर है। ये ज्यूम कीजिएगा कि ट्यूसडे को आई कैप का पेपर है, बिजनेस वो कैपिटल गेन का, अदर सोर्स का, प्रॉपर्टी का, टैक्स क्रेडिट्स का। अगर होता आई कैप का पेपर तो बताएं आप कहाँ तक कर गुजरते अपनी ज़िंदगी के अंदर कुर्बानी। अगर होता कोई ऐसा बंदा है जो इस लेवल तक सोच के तैयारी कर ले कि अगर आई कैप अनाउंस कर दे कि टेक्स्ट टुक साला छोड़ो, जितने चैप्टर आपके टीचर ने करा दिए बस उन्हीं में से पेपर दे के आपको पास करेंगे, तो आप कितना तन मन धन एक करते, लुट मचा देते। वो उस लुट का कितनावां लेवल आप मचा देंगे इन दिनों में, बस मुझे ये बता दें। उस लुट का कितनावां लेवल मचा देंगे? उस लुट का 90% लेवल भी आप मचा देना तो खीर है। और बच्चे अक्सर कहते हैं आके, खुदा के लिए हमें पहले आप सर क्यों नहीं बताया था कि साथ साथ पढ़ लेते। हमें नहीं पता था कि अगले चैप्टर जब शुरू हो गए हैं सैलरी बिजनेस तो पिछले चैप्टर को नजर मारने का टाइम नहीं मिलना। हम तो ये समझ रहे थे अगले चैप्टर हलवाएं, पिछले चैप्टर्स को इंशाल्लाह हम पढ़ा करेंगे घर जाके। तो बच्चे आगे कहते हैं वो भाईजान प्लीज सर जी को तो खुदा के लिए आपको बता देना चाहिए था पहले दिन से कि साथ साथ पढ़ लो, क्योंकि अगले चैप्टर में तो सर को जाने का टाइम नहीं देना। पता नहीं नोट किए जा रहे हैं या मेरी बातें सुन रहे हैं। तुम तीर आजमाओ। वेडनेसडे को जब टेस्ट होगा। जी ज़बानें याद करें। कॉल फॉर द एंड विल कंडक्ट विल देन इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। कमिश्नर में आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा और आपसे क्या मांगेगा? टैक्स मांगेगा। होल्ड योर हाइलाइटर्स एंड स्टार्ट स्टडिंग।
जी भाईजान, पहला स्टेप कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स हमने लिखे हैं, कोई नहीं, डॉक्यूमेंट्स एक ही चीज़ है, कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स। दूसरा स्टेप कमिश्नर शेल कंडक्ट एन ऑडिट। ले लें, देखें दाएं बाएं वाले के पास 2 हाइलाइटर हैं, ले लें आप उससे आज के लिए। फिर वो कह रहे नहीं 100 रुपये इधर ही खर्च हो जाएगा जो मिला है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं ऑडिट। ये कोरोना बाजी आई थी ना, उसके बाद से ये शुरू हो गया था। कोरोना बाजी थी, बाजा था, मेल था फीमेल था पता नहीं चला, फीमेल था हद हो गई यार। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, चलो छोड़ो, अजीब बातें करते हो। आगे चलें। कमिश्नर में इशू एन ऑडिट रिपोर्ट, कमिश्नर ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देगा। कमिश्नर में अमेंड द असेसमेंट, आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा। प्रीसीडिंग 4 years, अगर पिछले 4 सालों में आपका ऑडिट हो चुका है किसी एक साल, तो फिर इस साल आपका ऑडिट नहीं होगा। बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ सीए, अच्छा जी, अब तो कुछ भी नहीं, बस कमिश्नर रिकॉर्ड मंगवाएगा, डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, मेंटेन अंडर दिस लॉ, जो कि आपने इस लॉ में मेंटेन किए हुए हैं, और अंडर एनी अदर लॉ, या किसी और लॉ में जो आपने मेंटेन किए हुए हैं। ये क्या मतलब है, मेंटेन अंडर दिस लॉ और अंडर एनी अदर लॉ? इस बात का मतलब क्या है, मेंटेन अंडर दिस लॉ और एनी अदर लॉ? हो सकता है इस लॉ के तहत आपने मेंटेन किया हो सकता है किसी और लॉ के तहत आपने मेंटेन किया हो सकता है सेल्स टैक्स के लॉ के तहत आपने मेंटेन किया हो, तो वो वाले रिकॉर्ड भी आपसे मंगवाए जा सकते हैं। इन रिकॉर्ड्स का क्या करना है, कमिश्नर में कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स फॉर खाइंग समोसा, इन पर आपके समोसा खाएगा, उसमें मीठी चटनी डालेगा, उस पर चने ज्यादा होगी। द कमिश्नर में कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ पर्सनल अफेयर्स ऑफ द पर्सन। बेगम से कैसे सलूक करता है, इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ द पर्सन, वेयर द रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा। ये पकड़ो, इशारा करो जरा, वेयर द रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा, वेयर द रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा, द पर्सन शेल अलाउ द कमिश्नर टू यूज द मशीन। कमिश्नर उधर ही रखो, कमिश्नर उसको इजाजत देगा कि तुम क्या यूज कर लो, मशीन यूज कर लो। एंड शेल अलाउ हिम एक्सेस टू अटेस्टेड हार्ड कॉपीज, और अगर कभी जरूरत पड़ी, नहीं मैं ऐसे रखता हूं, आप परेशान हो रहे हो, सारे आपको देख रहे हैं, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो कमिश्नर को आपको कहेगा कि भाईजान इसकी हार्ड कॉपी निकालो, क्योंकि ये सॉफ्ट है, तो कमिश्नर कहेगा ये छुई मुई है, तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा कमिश्नर क्या कहेगा, ये कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है, तो ऐसे करो, आप इसका रिकॉर्ड की अटेस्टेड हार्ड कॉपी निकालो और फिर इसका प्रिंट आउट निकालो। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टैक्स पेयर, क्योंकि हमने किसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तुम्हारी, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ और ऑफ एनी अदर, और ऑफ एनी अदर टैक्स पेयर, या किसी और टैक्स पेयर की। ऐसा भी हो सकता है कि चलो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रेमिसेस में आके किसी और का ऑडिट शुरू कर दिया जाए। रशीद, ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रेमिसेस में आके किसी और का ऑडिट शुरू कर दिया जाए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। कैसे? मिसाल के तौर पे होंडा का ऑडिट करने आए तो ऐसी सूरत में हम जनरल टायर का ऑडिट शुरू कर दें, क्योंकि होंडा अच्छे खासे टायर जनरल टायर से खरीदता है, तो फिर होंडा की प्रेमिसेस में आके जनरल टायर का ऑडिट भी शुरू हो सकता है। तो ये एक मिसाल दीजिए। तो आपके प्रेमिसेस में आके किसी और का ऑडिट भी हो सकता है, और आपके प्रेमिसेस में आके आपका ऑडिट भी हो सकता है। ये तो कल पढ़ लिया था, कमिश्नर शेल नॉट कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 years। 6 साल के बाद रिकॉर्ड नहीं मांगे जाएंगे, क्योंकि वो तो हमने संभाल के ही नहीं रखे हुए।
आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन, जब आपके रिकॉर्ड वो ले रेंट एग्रीमेंट भी उसके पास आ गया, रसीदें भी उसके पास आ गई, एविडेंस ऑफ खर्चे भी आ गया, तो द कमिश्नर शेल कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स, फिर आपको ऑडिट करेगा, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इंक्वायरी इनटू खर्चे, एसेट्स, लायबिलिटीज। वेयर नेसेसरी रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन का मतलब लिखें, अगर आपने रिकॉर्ड नहीं रखे हुए तो फिर बैंक स्टेटमेंट पे गुजारा चलाया जाता है। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं रखे हुए तो फिर बैंक स्टेटमेंट पे गुजारा चलाया जाता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, क्या हाल है भाई? सर एक यार इलाका पहले बताओ अपना। सर खिताब पटवार है गुजर खान। खित्ते पोठवार गोजर खान, कितना फासला है? तकरीबन 280 किलोमीटर। मैं अभी आ रहा हूँ इंशाल्लाह आपके पास। अच्छा पूछो आप सवाल। सर क्वेश्चन ये है कि जो ऑडिट है उसका मेन रीजन ये है कि टैक्स चोरी ना हो। ऑडिट के अंदर दो चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1, इनकम्स लोगों ने कम शो ना की हों, ये हमने ऑडिट के चैप्टर में पढ़ना है, एक चैप्टर और अभी भी हमने पढ़ना है। इनकम्स कम शो ना की हों और ख़र्चे लोगों ने 2 नंबर तरीके से ज़्यादा शो ना किए हों, ये दोनों चीज़ें चेक होती हैं। और ऑडिट में ये भी चेक होता है कि किसी हेड ऑफ इनकम की इनकम आपने जानबूझ के शो ही नहीं की टैक्स वालों को। तो 2-4 चीज़ें ऑडिट में मोटी मोटी चेक होती हैं। सर ये जो ऑडिट होता है ये वो शक की बिना पे होता है कि नहीं, ऑडिट के लिए सेलेक्ट करते हैं कमिश्नर या बोर्ड, नीचे उसका क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ। वो किसी साल एक दुकानदार को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी साल अगले दुकानदार को सिलेक्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी। कमिश्नर में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वीडियो लिंक और अदर प्रेस्क्राइब्ड फैसिलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिकली भी ऑडिट हो सकता है। 2AA आसान सा, इसको हम देख लेंगे बाद में। जब ऑडिट मुकम्मल हो जाएगा तो कमिश्नर में इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। ये बात मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पेपर में तो आपने लिख के आनी है, लेकिन असल में मैं ये चाह रहा हूं कमिश्नर के साथ मे इशू का लफ्ज़ आप समझे। कमिश्नर मे इशू, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कमिश्नर मे इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन बीच में क्या होगा? आफ्टर ऑब्टेनिंग टैक्स पेयर एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल इश्यूज रेज्ड, टैक्स पेयर से एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी। भाईजान आपसे इंश्योरेंस आप कह रहे हो 10,000 रुपये हमने मकान की कराई है, तो बताओ इसका सबूत किधर है? तो आप एक्सप्लेनेशन दोगे, यार माजरत वो सबूत गुम हो गया था, मैं आपको नई रसीद ला के दे देता हूँ। अगर आप ला के दे दें इंश्योरेंस कंपनी से नई रसीद तो अलाउ हो जाएगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग टैक्स पेयर एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल इश्यूज रेज्ड फाइनली द कमिश्नर शैल इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा होगा? कंटेनिंग ऑडिट के मसले और फाइंडिंग, जो उसने आपकी गलतियां पकड़ी हैं वो सब बता देगा कि ऑडिट में ये मसले आपके निकले थे। आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद अब कमिश्नर एक और चीज करता है। कमिश्नर में अगर मुनासिब समझे अमेंड द, आपके बारे में अपनी राय बदल लेते कि यार ये बंदा सही नहीं है, इसको हम पकड़ेंगे, मे अमेंड द असेसमेंट एंड डिमांड टैक्स। ये यहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने पेपर में नहीं लिख के आना, लेकिन आपके समझने के लिए जरूरी है ये एंड डिमांड टैक्स, और आपसे टैक्स मांगेगा। ये पढ़ा था चैप्टर 4 में, आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू टैक्स पेयर। इसका मतलब किसी को याद हो? आपको एक मौका दिया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, फिर उसके बाद डिसाइड होगा। नेक्स्ट, अब वो जो इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है वो पढ़ते हैं। दो 2013 में ना आपका ऑडिट हुआ है, 16 में हो सकता है। पिछले 4 साल में किसी एक साल हुए? नजर मारें जरा, पिछले 4 साल में किसी एक साल हुए? जरा पीछे मुड़ के देखें, पिछले 4 साल में किसी एक साल हुआ ऑडिट? और भाई मतलब ये कि नहीं हुआ ऑडिट, आप तो इधर खड़े होंगे ना 16 में, ऐसे खड़े होंगे 16 में, पीछे मुड़ के देखें आप, पिछले 4 साल में किसी एक साल ऑडिट हुए?
तो अब आपको ऑडिट हो सकता है या नहीं? नो, आपको ऑडिट नहीं हो सकता। अच्छा 2017 में वैसे हो सकता है या नहीं हो सकता? पिछले 4 साल जरा देखें, पिछले 4 साल में किसी एक साल में ऑडिट हुआ है? अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। अच्छा 18 में अगर हम खड़े हैं, 18 में कमिश्नर का बंदा आया, ओए भाईजान बाहर निकलो, हम आपको ऑडिट करने आए हैं। कमिश्नर को आपने कहा चल, कमिश्नर ने कहा चल नहीं, चल अंदर चल। ऑडिट हो सकते हैं? यस, नॉट कर। तो यहाँ खड़े होकर देखें 18 में, तो पिछले 4 साल में से किसी एक साल भी ऑडिट नहीं हुआ। अब तो आप इसका कर लें, कोई मसला नहीं। सेक्शन 177 शैल नॉट अप्लाई, यानी ऑडिट ना करें। हुज इनकम टैक्स अफेयर हैज बीन ऑडिटेड इन एनी ऑफ द पिछले 4 साल, पिछले 4 साल में किसी एक साल में भी अगर आपका क्या हो गया, मुसलसल 4 साल या एनी ऑफ किसी एक साल भी हो गया है। लेकिन भाई ये किताबी बातें होती हैं, आगे उसने बात लिख दी है, however commissioner may select, however commissioner may select a person for audit with the approval of board। लेकिन बोर्ड से इजाज़त लेके आप पहले भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। बोर्ड से इजाज़त ले लें तो फिर कोई मसला नहीं, फिर आप पहले भी कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर पे कमिश्नर इधर जाएगा, भाईजान बाहर निकलो ऑडिट करना आया। टैक्स पे ने कहा ना ना, पिछले 4 साल में मैं एक दफ़ा कटवा चुका हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं बोर्ड की इजाज़त लेके आऊँ, चल अंदर दरवाज़ा खोल, फिर हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर बोर्ड की इजाज़त ले ले कमिश्नर तो फिर ऐसी सूरत में ऑडिट हो सकता है। ये तो जी ऑडिट की कहानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। अब 2 बातें नई आई जो सीए के लिए हैं। द बोर्ड में अपॉइंट अ फॉर्म ऑफ सीए, अगर बोर्ड से ऑडिट नहीं हो रहा तो किसको अपॉइंट कर लें, या किसको अपॉइंट कर लें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। किस लिए? टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ अ पर्सन selected for audit by commissioner or board। सेलेक्ट किसने करना है ऑडिट के लिए, कमिश्नर या बोर्ड ने? फिर ऑडिट करेगा कौन, सीए। तो कमिश्नर या बोर्ड सेलेक्ट करेंगे टैक्स पेयर को, और टैक्स पेयर को सिलेक्ट करने के बाद अपॉइंट किसको करेंगे ऑडिट करने के लिए, सीए को। यानी टीचर सेलेक्ट करेंगे बच्चा जो नालायक है, टीचर सेलेक्ट करेंगे नालायक बच्चा, फिर अपॉइंट कर देंगे सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी कि इसको छितर मारें। तो कमिश्नर या बोर्ड चूज करेंगे कौन सा टैक्स पेयर है, फिर उसका ऑडिट किसने करना है, वो अपॉइंट कर दिया जाएगा उसके लिए एक सीए। अपॉइंट क्या होने, सीए। सिलेक्शन किसने करनी है टैक्स पेयर की, ये पर्सन से मुराद है टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर ऑडिट। करना किसे सिलेक्ट है, टैक्स पेयर को। करना किसने सिलेक्ट है, कमिश्नर या बोर्ड। करवाना किससे ऑडिट है, सीए से। शायद ये बातें करना चाह रहा है वो। नहीं, सीए फिर एफपीआर का एम्प्लॉय नहीं होगा। द स्कोप ऑफ द ऑडिट शैल बी डिटरमिन्ड बाय बोर्ड ऑन केस टू केस बेसिस। स्कोप होता है यानी डेप्थ ऑफ ऑडिट।
तो कितनी डिटेल में जाना है वो बोर्ड बता दिया करेगा, क्योंकि सीए फिर पीछे ही पड़ जाते हैं। एनी पर्स जी बहुत से लोग भाई कहते हैं पाकिस्तान में टैक्स नहीं दे रहे। भाई इस चीज़ का कोई हल नहीं है, क्योंकि एक मार्केट के अंदर 1000 दुकानें हैं। अब एफपीआर वाले किस किस का ऑडिट करें? तो सीए फाइनल में आप इसके कुछ सेक्शंस पढ़ोगे जिनमें उनके बिजली के बिलों में और इस तरीके से हुकूमत डाल के ना टैक्स ले रही है आजकल। सीए फाइनल में कुछ इसका हल पढ़ोगे आप, इन लोगों को फिर कैसे पकड़ा जाए। अ सीए एम्प्लॉयड एज अबव, अ सीए एम्प्लॉयड एज अबव, उसको इजाज़त दी जाएगी सीए को। ज़ाहिर बात है जब सीए को आपने ऑडिट की इजाज़त दे दी है तो फिर उसको और पावर्स भी देनी पड़ेंगी। मे बी ऑथोराइज बाय कमिश्नर टू गिव नोटिस टू टैक्स पेयर। अब सीए टैक्स पेयर को डायरेक्ट नोटिस भेजेगा, मैं सीए हूँ, मुझे कमिश्नर ने पावर दे दी है अपनी, तो मैं तुम्हें नोटिस भेज रहा हूँ कि चलो कल मेरे से मिलो आके। मे गिव नोटिस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन लेके आओ। एंड सीए को घरों तक घुसने की इजाज़त होगी और सीए उसके प्रेमिसेस में भी एंटर हो सकेगा। यानी कि अब्बू जाते हुए बड़े भाई को कह के जाएं कि बेटा मैं ज़रा कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, तो छोटा भाई तुम्हारी डिस्पोजल पे है। उसको नोटिस भी दे देना कि रशीद के साथ क्यों मिला था कल, और उसके कमरे तक घुस के उसकी फैंटी पे लगा सकते हो। तो कौन किसको किस चीज़ की इजाज़त दे रहा है? कमिश्नर सीए को इजाज़त दे रहा है कि तुम दो काम करो। नंबर 1, गिव नोटिस टू ऑब्टेन एंड टू एंटर इनटू प्रेमिसेस। बस हम क्लोज करते हैं आज। पॉइंट 10 है हमारा रह गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, और पॉइंट 2 AA है, फिर हम बस गपशप मारते हैं। अच्छा, ये टैक्स पेयर का बिजनेस है, ये कमिश्नर है, ये सीए है। अब टैक्स पेयर जो है वो बाहर नहीं निकल रहा। इधर से ही ऊपर वो जो फॉल सीलिंग नहीं लगी होती, उसके अंदर जो फैन लगा होता है एग्जॉस्ट, उसमें से मुंह निकाल के, सीढ़ी पड़ी हुई है नीचे, उसमें से मुंह निकाल के कह रहा है बबलू बबली नो लिफ्ट, बबलू बबली नो लिफ्ट। और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद मुंह अपना अंदर कर लेता है, फिर थोड़ी बबलू बबली बबलू चीनी मिनी तंग, सॉरी ज़्यादा हो गई। तो ये टैक्स पेयर एक दूसरा शुगर लगा रहा है। तो देखते हैं फिर इसका क्या करना है। डंडे छोटे तैयार कर लें सारे। तो वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस अकाउंट्स, वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस अकाउंट्स, वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, एंड वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस, यानी दुकान, बुध का दिन है और दुकान के बाहर इसने लिख के लगाया हुआ है नमाज जुमा की ब्रेक है, यहाँ लिख के लगाया हुआ है जुमे की ब्रेक है। ईद आ गई भी और कहते हैं मैं 27वीं को गया हूँ कहीं। तो वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिकली केप्ट डाटा और एनी अदर एविडेंस, या कोई भी सबूत, किसके सामने? बिफोर कमिश्नर और सीए। सीए के सामने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर रहा है, तो द कॉमी में प्रोसीड, द कॉमी में प्रोसीड। अब हम जी किसको प्रोसीड कराने लगे हैं? कॉमी को। सर मैं कह रहा हूं आप पहले आ गए हो। नहीं नहीं पुत्र यार तू मेरे नाल चल। ना 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 सर, सर तुसी कमिश्नर सर, थोड़ा पुराना तजर्बा सर। यू मे प्रोसीड। सीए मेरे नाल नाल रही। सर तुसी पहुंचो, मैं पहुंच रहा। ये इधर गया और वो नस गया। नहीं नहीं सर 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 पहुंचो सर, सर मैं थोड़े नाल, टेंशन ना लियो। चल ठीक है फिर मैं इत्थे, तू थल्ले सीढ़ी बन चल। तो ये इसके सर पे खड़े होके जो है, अब आजा पुत्र, अब तेरे साथ करते हैं। इसके बाल इधर भाग गए, इसके बाल इधर गुत्थम गुत्था हुए में। अच्छा जी चलें, किसको आगे बढ़ाया हमने?
द कौमी में कौन आगे बढ़ा है? प्रोसीड किसने किया है? हिम्मत किसने की है? सिया आगे बढ़ा है या कौमी को आगे बढ़ाया? हमने नहीं आगे बढ़ना हो, चल जा तेरा काम है सानू की। कमिश्नर में प्रोसीड, कमिश्नर आगे बढ़ेगा। अब कमिश्नर इसको इधर से ही बाहर काट के इधर फेंकेगा नीचे, और कमिश्नर, चलें छोड़ी ज्यादा हो जाएगी। द कमिश्नर में प्रोसीड, कमिश्नर आगे बढ़ेगा टू मेक बेस्ट जजमेंट इसलिए करनी पड़ेगी उस बंदे के बारे में क्योंकि अब वो रिकॉर्ड दिखा नहीं रहा। तो अगर कोई बंदा रिकॉर्ड ना दिखाए तो फिर उसके बारे में चीजें जज करनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी। कमिश्नर में प्रोसीड टू मेक बेस्ट जजमेंट एंड अजम्पशन शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। असल में होता यह है कि जब कमिश्नर उसके ऑडिट करने आ रहा होता है तो एज्यूम करता है कि यह बंदा अच्छा होगा, तो एक अजम्पशन उसके जहन में होती है। और ऑब्वियसली कमिश्नर और सीए दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, चलो यार ऑडिट करेंगे, वो बंदा दरवाजे खोलेगा, हमारा इंतजार में बैठा होगा, ज़ाहिर बात है हुकूमत के बंदे आ रहे हैं, उसने उधर जाके और ही गेम डाल दी। तो कमिश्नर आने से पहले एज्यूम क्या कर रहा होगा? ये अच्छा बंदा है। लेकिन इस अजम्पशन को लॉ मेकर कह रहे हैं, अब इस अजम्पशन की तो धज्जियां बिखर गई हैं, जो उनके साथ हुआ है वो तो दुनिया देख रही है, वीडियो भी लीक हो गई है इनकी। तो अजम्पशन की हैसियत रही या अजम्पशन इनवैलिड हो गई? अब आने से पहले क्या एज्यूम कर रहे थे? ये बंदा तो अच्छा होगा। अब क्या करें? अजम्पशन तो बदल गई, तो फिर अब इसके बारे में दिमाग लड़ाएं, सोचें कि इसका क्या करना है। इस सोचने का नाम बोलें क्या है? बेस्ट जजमेंट। तो ये दो मुश्किल से लफ्ज़ हैं, ज़रा इनको किसी तरह एब्जॉर्ब कर लीजिएगा। इनके साथ एक लफ्ज़ ऐड करना है आपने, असेसमेंट। आपके बारे में पहले कुछ ना कुछ एज्यूम किया गया होगा कि आप ये हो। उस अजम्पशन को बाद में बदल कर क्या नाम रख दिया गया? बेस्ट जज। तो अजम्पशन से किस तरफ मूव करना है आपने? बेस्ट जजमेंट की तरफ। और अजम्पशन की अब लीगल हैसियत खत्म हो गई। मैंने कोशिश कर दी आपको समझाने की, लेकिन हमारा तकरीबन ना आधा दिन लगेगा। सेक्शन 121 हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 में, ये समझते हुए कि बेस्ट जजमेंट होती क्या है। लेकिन फिलहाल अल्लाह का शुक्र है आपको समझ आ गई है, जितना याद करने के लिए काफ़ी है वो आपको समझा दिया है। सेक्शन 121 में इंशाल्लाह बहुत डिटेल से देखेंगे बेस्ट जजमेंट क्या होती है। और एज्यूम जजमेंट पे तो एक पूरी क्लास लग जाती है कि एज्यूम्ड असेसमेंट क्या होती है। लेकिन छोड़ें, बस हमने तो बात को सादा रख दिया है। कमिश्नर ने आने से पहले में आपके बारे में क्या होगी? अजम्पशन ली होगी। उस अजम्पशन को अब बदल कर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बेस्ट जजमेंट। अब इन फिक्रों को ना याद करें। कमिश्नर में प्रोसीड टू बेस्ट जज, बोले कमिश्नर में प्रोसीड, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता हुआ फील हो जैसे डायग्राम सोच के। कमिश्नर में प्रोसीड टू बेस्ट जज, बेस्ट जज करने के लिए आगे बढ़ेगा। एंड द अजम्पशन इन माइंड शैल हैव, और जो आपके बारे में एज्यूम किया था कि आप अच्छे इंसान हो, दैट हैज नो लीगल इफेक्ट। सर जी सर, ये अजम्पशन किस बेसिस पे लेगा? वो यार फिर बात कर लेंगे ना, सेक्शन 120 हमने पढ़ना है कभी, उसमें बात कर लेंगे। ठीक है सर। अच्छा, रेशोज FAR 1 के सिलेबस में हैं, पढ़ ली हैं या पढ़नी है? अभी पढ़नी है। एक कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट को अगर मैं सेल से डिवाइड करूं, PRC तो पढ़ा हुआ ना, ग्रॉस प्रॉफिट एक चीज़ होती है, एक सेल चीज़ होती है। किसी का ग्रॉस प्रॉफिट 200 रुपये है और सेल 1000 रुपये है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कंपनी 20% कमा रही है सेल का? तो इट इज़ कॉल्ड एज, बोलें, रेशो। रेशो में याद है ना, बचपन में चीज़ों को चीज़ों से डिवाइड करते थे, रेशो है। एक कंपनी कहती है मेरे पास करंट एसेट्स हैं और मेरे पास करंट लाइबिलिटीज़ भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है करंट एसेट मेरे पास ज़्यादा हैं और करंट लाइबिलिटीज़ मेरे पास, तो ये कंपनी बड़ी स्ट्रांग है, इसके पास इतने एसेट्स हैं कि सारी लाइबिलिटीज़ पे कर सकें। इस टॉपिक का नाम क्या है FAR 1 में रखा जाएगा? बोलें, रेशोज। ये एक टॉपिक पढ़ा जाएगा जिसमें आप रेशोज निकालेंगे। रेशोज निकालने का फायदा क्या होता है? रेशोज निकालने का ये फायदा होता है कि ऐसे बंदों को पकड़ना आसान होता है। बाटा वालों की प्रॉफिट रेशो निकली 20%, सर्विस वाले झूठ बोल रहे हैं कि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है 2%। अब लॉ मेकर का माइंड खटकेगा,
कि ये कैसे हो सकता है, बाटा वाले 20% कमा रहे हैं और तुम 2% कमा रहे हो, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। तो इसलिए रेशोज अगर पता चल जाए मुख्तलिफ इदारों की तो उनको पकड़ना, ट्रैप करना लॉ मेकर के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। तो रेशोज विल बी अ टॉपिक विच वी विल डिस्कस इन FAR 1, नोट कर लें। ऐसी एक दो मिसालें ले लें, रेशोज कैसे निकलती हैं। हमारे पास कितने करंट एसेट्स पड़े हैं, 2, जिससे कितनी करंट लायबिलिटीज पे हो सकती हैं, 1, फिर भी करंट एसेट बच जाएंगे हमारे पास। ये 2 बातें ना हमारे माशरे में लोगों ने चला दी हुई हैं, तो इन पे आपने ना ज़िंदगी भर अमल नहीं करना, मरते दम तक कह रहा हूँ। ये ईद का दिन और इतवार का दिन सोने के लिए है भाई। वो 8 घंटे 10 घंटे सोने से और कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, उठ के भी फिर 10 बजे जमाइयाँ ही ले रहे होते हैं आप, 12 बजे आपको सेट होते होते लग जाते हैं। तो ये किसी ने ऐसी बात गलत बना दी हुई है। तो ज़िंदगी में कभी अपने बच्चों को भी ये ना कहिएगा, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, कभी बच्चों को भी ये ना कहिएगा इतवार का दिन सोने का दिन है। सुबह सुबह उठ के तैयार होकर बैठ जाइएगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिएगा, 1000 काम है करने वाले, ज़माने में और भी काम है CA के सिवा। अच्छा जी, चलो इसकी कटिंग करें। अच्छा जी, आगे 3 किस्म के बच्चे होते हैं, साथ वाले को देखें, 3 किस्म के बच्चे होते हैं। कितने किस्म के? एक वो है जो टेस्ट देते ही नहीं, इनको तो उठा के कॉरिडोर में रख दें हम। एक वो है जो टेस्ट देते हैं लेकिन कुछ सवाल छोड़ आते हैं, और एक वो है जो टेस्ट भी देते हैं सारे सवाल भी करते हैं। इनसे पूछा जाए कि इस सवाल में ऐसे क्यों किया, मुंह उठा के देख रहे होते हैं, पता नहीं बस कर दिया था मैंने। कितने किस्म के हो गए? 3 किस्म के दुनिया में टैक्स पेयर हैं। एक वो जो रिटर्न जमा ही नहीं करवाते, रिकॉर्ड जमा ही नहीं करवाते। एक वो जो रिकॉर्ड तो जमा करवाते हैं लेकिन इनकम्प्लीट। एक वो है जो रिकॉर्ड भी जमा करवाते हैं, कंप्लीट भी जमा करवाते हैं, बट अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन देने से चीजों के इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं पता ये क्यों हुआ। आपने देखा होगा बहुत से लोग जिंदगी में आप उनसे बोल रहे होते हैं ऐसा क्यों किया, क्या किया और तुम क्यों कर रहे हो, और वो बड़े खामोशी से, मैं क्या बोलूं, तुमने किया है, मैं क्या कहूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो ये अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बता दें जी, जब ऑडिट करने जाएं तो कितने किस्म के लोगों से पाला पड़ सकता है आपका जिंदगी में। नंबर 1, जो रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दें। ये तो वो बंदा है जिसकी अभी हमने बात भी की है, वैसे जो रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, छत पे चढ़ा हुआ है, पहुंची हुई सरकार। हु हैज फर्निश इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसने रिकॉर्ड तो दिखाए लेकिन इनकम्प्लीट। कभी इंश्योरेंस का बिल ला के दे रहे हैं, फिर कहने पे ग्राउंड रेंट नहीं जी वो तो आगे पीछे है, फिर थोड़ी देर बाद लाके चले ग्राउंड रेंट का बिल भी आपको दे देता हूं। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने घर के लिए लिया था, हाँ हाँ लिया था, उसका रिकॉर्ड लाके, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड लाके दे रहे हैं। और तीसरा बंदा, अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन रिकॉर्ड्स। अब आपने घर किराए पे दिया हुआ, उसकी इंश्योरेंस आपने करा ली करोड़ रुपया। अब लॉ मेकर आया, FBR वाले, भाईजान करोड़ रुपए की कौन सी इंश्योरेंस होती है, तो घर का किराया ही तुम्हारा लाख रुपए है, तो करोड़ रुपए की इंश्योरेंस तुमने क्यों करवाई। अनएबल टू गिव, क्या मतलब, ये क्या होता है, ये कौन सी लैंग्वेज है। वो मैं बच्चों के साथ रहता हूँ आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तीन जुर्म याद कर लें, 3 जुर्म। वेयर अ टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश्ड रिकॉर्ड, ये वाला, या हैज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या अनएबल टू गिव, इट शैल बी कंसिडर्ड दैट टैक्सेबल इनकम इज नॉट करेक्टली डिक्लेयर्ड। ये समझा जाएगा कि इसकी टैक्सेबल इनकम गलत है, वो जो टोटल इनकम माइनस ज़कात की फिगर है ना इसकी, डेट इज गलत। इट शैल बी कंसिडर्ड एंड टैक्सेबल इनकम इज गलत। अब कमिश्नर शैल प्रोसीड का लफ्ज नहीं लिखा हुआ यहां, कमिश्नर शैल
डिटरमिन, कमिश्नर शैल डिटरमिन, कमिश्नर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के इसकी क्या निकाल लेगा, टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रेशोज, ऑन द बेसिस ऑफ रेशोज, किसकी रेशोज की बेस पे, अब अगला सवाल ये है, ऑन द बेसिस ऑफ रेशोज, इसकी रेशोज की बेस पे टैक्सेबल इनकम निकालेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर की रेशो, सेक्टर की रेशो क्या मतलब, होंडा कार्स वालों को हम ये कहेंगे कि बाटा का प्रॉफिट आया 20% तो तुम्हारा भी 20% होगा, होंडा को ये कह सकते हैं सर्विस का प्रॉफिट आया 20% तो तुम्हारा भी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो होगा, ये तो कह सकते हैं ना, सेक्टर सेम है ना भाई, सेक्टर सेम है, सेक्टर सेम है। हाँ, आप अगर आपको कहते हैं कि मेरा ये नहीं है प्रॉफिट तो आप रिकॉर्ड दिखा दें, फिर आप इसे लफड़ों में क्यों पड़ रहे हैं। अगर आप साबित कर सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट 20% नहीं है, मेरा प्रॉफिट तो बेचारा 5% आया, हमारे खर्चे ही इतने हो गए हैं, तो फिर आप आगे बढ़ें और ये सारे मसले खत्म करें, रिकॉर्ड दिखाएं। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड दिखाने से इनकार करेंगे फिर आप हमें मजबूर कर रहे हैं, किस चीज पे मजबूर कर रहे हैं, रेशोज यूज करने पे। फिर वो आपकी रेशोज नहीं होंगी, कि आप तो अपना रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहे, वो फिर रेशोज किसकी होंगी, सेक्टर की रेशोज होंगी, जिस सेक्टर में आप ऑपरेट कर रहे हैं। होंडा सर्विस वालों को तो नहीं होगा ना, यही तो मैंने कहा है कि आप होंडा वालों को जाके कहें कि सर्विस वालों की रेशोज आप पे यूज करेंगे, वो कहेंगे नहीं। लेकिन अगर आप सर्विस वालों को कहें बाटा वालों की रेशोज आप पे यूज हो रही हैं, यही बात की थी ना मैंने। अच्छा, चले मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, तो ये पहले बोल देना था ना, पहले बोल देना था, मैं भी कहूँ कुछ शक्लें बनी हुई हैं सबकी। तो होंडा वालों की सर्विस वालों की रेशोज मैच नहीं कर सकती, लेकिन अगर सर्विस और बाटा वालों की बात करें तो फिर मैच कर जाएंगी, क्योंकि वो सेक्टर क्या है, सेम है। तो सेक्टर की रेशोज आप यूज कर लें, लेकिन कौन सी रेशोज, बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब होता है आइडियल रेशोज। ऐसे किसी थक्कड़ सी रशीद जूते बनाने वाली कंपनी की रेशो से अगर आप कंपेयर करें तो बेंचमार्क तो नहीं है। तो बेंचमार्क से मतलब है आइडियल रेशोज, किसी कोई अच्छी रेशोज यूज़ करें। ऐसे किसी फर्नीचर की दुकान के अंदर जूते बिक भी नहीं रहे, उनकी रेशोज आप इधर यूज़ कर लें, वो नहीं चलेगा। तो रेशोज के साथ दो लफ्ज़ ऐड कर दें, सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज। The expression sectoral benchmark ratios, यानी the word sectoral benchmark ratios means standard business sector ratios। वो जो बिजनेस सेक्टर है आपका उसकी रेशोज, इधर उसने स्टैंडर्ड का लफ्ज़ यूज किया है, उधर इसने बेंचमार्क का, एक ही मतलब है। द स्टैंडर्ड बिजनेस रेशोज नोटिफाइड बाय बोर्ड, बोर्ड बता देगा रेशोज कौन कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस। कंपैरिजन हो सकता है बाटा और सर्विस का, बिल्कुल हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव रेशोज, बाटा और सर्विस का कंपैरिजन हो सकता है। अब रेशोज कौन कौन सी हो सकती हैं ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ये FR 1 में आप पढ़िएगा। फाइनेंशियल रेशोज कुछ होती हैं FR 1 में आप पढ़ेंगे, प्रोडक्शन रेशोज होती हैं, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, GP रेशो तो मैंने आपको बता दी है, नेट प्रॉफिट रेशो कोई चीज़ होती है, डेटर की रिकवरी रेशो होती है, डेटर कितनी जल्दी पैसे दे रहा है, वेस्टेज रेशो कितना सामान आपका चोरी हो रहा है, गायब हो रहा है, एंड अदर प्रेस्क्राइब्ड रेशोज। चलें इसके पास पेपर के सवाल देख लें, इसमें तो आसान सी चीज़ें आ रही हैं। क्वेश्चन 1 देखें जी, नहीं चैप्टर इंशाल्लाह अब हम ख़त्म करेंगे अगली क्लास में। अयूब इंडस्ट्रीज हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स। मैनेजमेंट का ख्याल है कि इसके टैक्स अफेयर्स का ऑडिट हो चुका है पिछले साल, तो अब इस साल ना करें। हाँ सही है, सही है, पिछले 4 साल में अगर एक दफ़ा भी हो चुका है, अभी इनका तो अभी ताज़ा हुआ है, पिछले साल हुआ है, यानी यहाँ हम खड़े हैं और इधर ऑडिट हुआ है, तो सवाल है कि अब हो सकता है इस साल या नहीं, नहीं हो सकता। हाउएवर अगर बोर्ड कहे कमिश्नर को तो फिर तो ये दोनों बातें लिख के आ जाएंगे। रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट, कोई याद है सैलरी वाले ने कौन से रिकॉर्ड रखने थे, सैलरी सर्टिफिकेट भूल गया आपको। प्रॉपर्टी वाले ने कौन से रिकॉर्ड रखने थे, रेंट रिसीव्ड का एविडेंस, रसीद और डिडक्शंस का एविडेंस, और रेंट एग्रीमेंट और रेंट टेनेंसी एग्रीमेंट। कैपिटल गेन वाले ने कौन से रिकॉर्ड रखने थे, 3 थे, कॉस्ट का एविडेंस, कंसिडरेशन का एविडेंस और खर्चों का एविडेंस। 3A रिक्वायरमेंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय टैक्सपेयर हुज बिजनेस इनकम इज अप टू 5 लाख। अप टू 5 लाख वाला जाके ढूंढे कौन सा था, अप टू 5 लाख, 2 का 1,
2 का 2 है, 2 का 2। अप टू 5 लाख का मतलब है 5 लाख से कम, ऊपर नहीं। 2 का 1 अप टू 5 लाख। पॉइंट बी नहीं अभी समझ आएगा आपको। क्वेश्चन 4, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताएं जो रखनी है मैन्युफैक्चरर ने जिसकी सेल 25 लाख से ज्यादा है। 2 का 4, गुड, 2 का 4 जिसकी सेल 25 लाख से ज्यादा है। सेक्टरल बेंचमार्क रेशियो के लफ्ज को एक्सप्लेन करें। वो जो 2 लाइनें अभी पढ़ी हैं जिसमें स्टैंडर्ड का लफ्ज था। ऑल्सो एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेज इन विच अ कॉमी शेल डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर रेशियोज। वो कौन से सर्कमस्टांसेज हैं बताएं, 3, या रिकॉर्ड ना दिखाएं, वो सारी बातें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर लिस्ट द एडिशनल रिकॉर्ड। ये सबसे मजे का सवाल आया था। लिस्ट द रिकॉर्ड्स नहीं, एडिशनल रिकॉर्ड्स जो एक सोल प्रोप्राइटर यानी इंडिविजुअल ने रखने हैं जिसकी बिजनेस इनकम 5 लाख से ज्यादा है। इसकी बिजनेस इनकम 5 लाख से ज्यादा है एज कंपेयर टू एक ऐसा बंदा जिसकी इनकम 5 लाख से कम है। 5 लाख से कम वाला कोई और बंदा है, हमारी 5 लाख से ज्यादा है। हमने क्या एक्स्ट्रा रिकॉर्ड रखने हैं, हमने क्या एक्स्ट्रा रिकॉर्ड रखने हैं, यही तो कल बताया था। हमने रिकॉर्ड रखने हैं पेज नंबर 367 पे, येलो वाले, ऐसा ही है, नहीं ग्रीन वाले नहीं, येलो वाले। ओके अच्छा जी, होमवर्क में आपका सवाल होगा पेज 412 वाला। नरगिस वाला हो गया? शाहिद वाला मैं आपको इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं कि इसमें कोई चीज मेरे कराने वाली नहीं है। ये समझ आ जाएगा फॉरफिटेड द डिपॉजिट, ये समझ आ जाएगा सोल्ड बंगला, ये समझ आ जाएगा लेट आउट हिज फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद मशीनरी, ये आ जाएगा समझ रेंटेड आउट द एग्रीकल्चरल लैंड, ये तो एग्जेम्प्ट है ना, एग्रीकल्चरल लैंड किराए पे देना या एग्रीकल्चर करके फल बेचना, तो ये चीज़ें हैं। किराए पे देना भी माफ़ है, ये इंशाल्लाह ना हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन एक दिन पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर लैंड किराए पे देना भी माफ़ है, टैक्स नहीं लगता। तो ये जी सवाल आपने करके लाना है शाहिद वाला, पेज नंबर नरगिस वाला पेज 412। अब मैंने तो सवाल नहीं करवाना था नरगिस वाला, लेकिन दूसरी क्लास वालों ने बज़िद कर दिया कि सवाल को करवाएं, तो ठीक है कोई नहीं, ऐसे ज़रा रिवीजन हो जाती है। तो शेयर्स हैं पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के, ये तो प्राइवेट कंपनी होगी ना। कल जो होमवर्क में दिया था सवाल, नॉर्मल टैक्स रिजीम, लिस्टेड कंपनी सेपरेट ब्लॉक, पर्सनल कार नॉट अ कैपिटल एसेट, पेंटिंग नॉर्मल टैक्स रिजीम कैपिटल गेन, ज्वेलरी नॉर्मल टैक्स रिजीम। चलें जी, 2 वर्किंग्स देने लगा हूं मैं, नोट नहीं करना आपने, बस 2 वर्किंग्स देने लगे। वर्किंग 1 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कौन सी, नॉर्मल टैक्स रिजीम, और वर्किंग 2 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। शेयर खरीदे कितने के, 2 के, इधर देखें ना, खरीदे कितने के, कितने के बेच सकते थे, कितने के बेचे, इन दोनों में से हायर बता दें, 3 लिया करना, 3 माइनस 2, तो ये किसके शेयर्स हो गए, प्राइवेट कंपनी के, 3 माइनस 2 1। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स कितने के खरीदे थे, कितने के बेच सकते थे, कितने के बेचे, दोनों में से हायर की जरूरत नहीं, बस फिगर्स बराबर हैं।
3 पॉइंट माइनस 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2.1 है। ये जो जाती गाड़ी है ना, इसका बेचना किसी चैप्टर में नहीं जाता। ये नहीं आपने कह देना कि कैपिटल गेन में नहीं है तो फिर अदर सोर्स में चला जाएगा। नहीं नहीं, जाती गाड़ी का बेचना पूरे टैक्स लॉ में कहीं नहीं जाएगा। जाती गाड़ी, जाती बर्तन, जाती मोटरसाइकिल बेचना किसी चैप्टर में नहीं जाता। ये मूवेबल है। कार नॉट अ कैपिटल एसेट। पेंटिंग का बेचना 1.7 की खरीदी, 1.2 की बेची, पेंटिंग पे क्या आ गया? लॉस। पेंटिंग पर लॉस नॉट अलाउड या नॉट रिकॉग्नाइज्ड। लॉस माइनस करने की जरूरत नहीं पेंटिंग पे। पेंटिंग, ज्वेलरी, इन चीजों पे। ज्वेलरी कितने की बेच सकती थी? फेयर मार्केट वैल्यू है ना। कितने की बेची? हायर 8। किस दिन बेची? किस दिन खरीदी थी? असल में खरीदी नहीं थी, इसको मिली थी। शी रिसीव्ड द ज्वेलरी एज गिफ्ट फ्रॉम एन मदर इन लॉ। सास से ज्वेलरी मिली। आई कैप मोहब्बतें बढ़ा रहा है सास और बहू में। सास से ज्वेलरी मिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। अच्छा, मैरिज के टाइम, उस वक्त तो मोहब्बत होती है। एट द तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें कौन सी मिलनी है सास? दूसरे घर होगी ना। एट द टाइम ऑफ हर मैरिज when its fair value was 4.8 and the cost was 3.2 in the hands of her mother-in-law। तो ये सारा जरा नोट कर लें। इसी तरह हमने क्लास में किया हुआ है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? 3.2। जिस वक्त गिफ्ट मिली उस वक्त 4.8। इसको मैंने कहा था इग्नोर करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेनी है। कंसिडरेशन इज हायर ऑफ 8 और 7.6। consideration higher of actual or fair market value. Now what is the gain? 8 minus 3.2। एक मिनट कैमरा इधर लाओ। 8 minus 3.2 कितना? 4.8। अच्छा, 90% देख रहे हैं मुझे कि ठीक है आपने कर दिया तो कर दिया होगा नोट, हमने तो नहीं करना। हाँ किस दे। चलो यार तस्वीर खींच लो, छोड़ो, हम बंद कर दिए किताब। कोई दीवार भी नहीं मिलती जिसमें सर मारे। अब वो कह रहे हैं इधर आए। उस क्लास में कोई जा रहा है। लाइट बंद हो गई। अल्लाह अकबर। भाई लाइट ऑन करके दिखाना जरा उस क्लास में। ओए अब बंद करना। बंद करो। रशीद जा रहे। साथ वाले पास हो जाए, जरा करीब करीब बैठ जाए। ओके अच्छा, अब ऐसी भजन 2 मिनट रह गए, मेरे से पूछ लिया करो। मैं भी तो 7:30 बजे का देख रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि 1:15 तो मैंने देखता रहता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ लेकिन मैं बता नहीं रहा होता बच्चों को। मेरा भी दिल है, आज तो टीचर का दिल नहीं है। मैं तो शुक्र अदा कर रहा था सुबह निकलते हुए आगे 5 छुट्टियाँ, मैं बता नहीं रहा था आप लोगों को। वो तो वैसे ही आपको बातें कर रहा हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है,
कि आप लोग आते हैं, वो पता नहीं कहाँ की बातें होती हैं, वो तो वैसे ही कर रहा होता हूँ। अच्छा नहीं, आ जाओ इधर। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि एसयूएस क्लास में किसी बच्चे ने पंगा डाल दिया था, जिसकी वजह से उधर टाइम लग गया, कि गिफ्ट मिला है सास से, तो ये तो अदर सोर्स में जाना चाहिए। गिफ्ट मिला है सास से, तो ये कहाँ जाना चाहिए? अदर सोर्स में। मैंने अदर सोर्स में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सास इज अ रिलेटिव, सास इज अ रिलेटिव। ये और बात है कि सास ऐसी रिलेटिव है, ये और बात है, लेकिन है तो रिलेटिव, है तो रिलेटिव। तो अगर ये गिफ्ट अदर सोर्स में जाना था या नहीं जाना था, ये बहस है 2016 के साल की। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें 22 का। तो आज एक बात लिखवाने लगा हूं, ज्वेलरी का गिफ्ट मिलना इज अदर सोर्स। वो फिर डिपेंड करता है रिश्तेदार है या नहीं। ज्वेलरी का गिफ्ट मिलना कभी कभी अदर सोर्स, कभी कभी अदर सोर्स क्यों? रिलेटिव नॉन रिलेटिव। ज्वेलरी का गिफ्ट मिलना कभी कभी अदर सोर्स, लेकिन बिकना हमेशा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये बहस इस सवाल में मैंने क्यों नहीं की कि ज्वेलरी का मिलना अदर सोर्स है, क्योंकि मिली किस साल थी? 16 के साल में। तो लिखें ज्वेलरी का मिलना गिफ्ट, लगता है कोई इंपॉर्टेंट बात है, सबने खोल ली है किताबें। जो वो तो बैग खोल रहा है पूरा का पूरा। ज्वेलरी का मिलना, जबरदस्त, क्या आखिर में जाते हुए बात की है, तारीखी जुमला। ज्वेलरी का मिलना कभी कभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और बिकना हमेशा कैपिटल गेन। चलिए इस बात पे ज़्यादा सोचना नहीं, इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। मुझे बस ये बता दें कि मिलने की डिस्कशन मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि ये 16 में मिली है। हम सवाल किस साल का सॉल्व कर रहे हैं? 22 में। तो ये बिकी है ना बस। क्या जा रहे हैं, घर जा रहे हैं? और कोई क्लास नहीं इसके बाद है? कौन सी वाली है? बी लॉ की क्लास है। वो तो इजी लाइट मोड में लेते हैं आप।